हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। आज हम हिमानीकृत स्थलाकृतियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थलाकृतियां जो हिमनद यानी ग्लेशियर से बनती है, उनके बारे में हम जानेंगे। लेट्स बिगिन। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर में जो होमवर्क दिया था उसके बारे में जानते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में असमय वर्षा होती है, उससे अल्पकालीन झीलें बनती है। जब ये झीलें हैं वो सूख जाती है तो नमक वाली एक मिट्टी का निर्माण होता है, समतल स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है पेडिमेंट। वल्लर भूमि, बालसन या उत्साद भूमि ये आपको बताना है। तो आंसर होगा इसका वल्लर भूमि। प्लाया झील, जो प्लाया झील रेगिस्तानी क्षेत्र में जब सूख जाती है, पेडिमेंट बजादा बालसन प्लाया, ये पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया था। जो प्लाया झील जब सूख जाती है तो वल्लर भूमि का निर्माण होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हिमानीकृत स्थलाकृतियां। हिमानी, हिमनद या ग्लेशियर, इसे समझते हैं। जो ग्लेशियर है वो टोटल जो वर्ल्ड में वाटर है उसका 2.7% ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। पानी जो पूरे विश्व में पाया जाता है 2.7% ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है। अब ग्लेशियर बनने के लिए सर्दी या शीत ऋतु में बर्फबारी अधिक होनी चाहिए, साथ ही गर्मियों में वो पिघलना भी चाहिए, तभी ग्लेशियर या हिमनद का निर्माण होगा। हिमनद के निर्माण में तीन तरह की चीजें आती है: संचयन, संघनन और पुनर्क्रिस्टलीकरण। संचयन क्या है? स्टोर होना। संचयन यानी स्टोर होना। अब बर्फबारी एक समय में एक साथ ही थोड़ी आएगी। जैसे ये परत है, सतह है, यहाँ पे बर्फबारी हुई और ये एक सतह जम गई। थोड़े समय बाद, हफ्ते भर या 10 दिन बाद दोबारा बर्फबारी हुई, दूसरी सतह बनी। ऐसे जो सतह बनती है उसे परतों के रूप में जब वो स्टोर हो जाती है शीत ऋतु में, तो उसे संचयन कहा जाता है। संघनन यानी इकट्ठा होना। जो परतें हैं जो संचयन हो रही है, एक के बाद एक परत के रूप में संचयन हो रहा है, उनका उनका एक इकट्ठा, एक पदार्थ के रूप में इकट्ठा होना। अब जब जो बर्फ है वो अलग अलग समय में तुषार के रूप में, जो तुषार आती है ना, जो बर्फ गिरती है, उसे तुषार कहा जाता है, अनेक परतों के रूप में जमा हो जाती है। जो नीचे वाली परत है, नीचे वाली परत पर ऊपर जैसे 4 परत है, तो इन 4 परतों का दबाव इस नीचे वाली परत पर आता है, ऊपर वाली 2 का 3 पर आएगा। तो इस तरह से जो दबाव पड़ता है तो उससे परतें जो है वो संगठित होकर कठोर हो जाती है, जिसे ही संघनन कहा जाता है। संघनन यानी जब वो परतें संचयन के रूप में अलग अलग स्टोर हुई, तो उनका जब दबाव पड़ा, नीचे वाली पर ऊपर वाली का जब दबाव पड़ता है तो उससे ये संगठित होती है, कठोर होकर बर्फ के रूप में संघनित हो जाती है। अब हिमनद यानी ग्लेशियर के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं जिससे वो चल सके। पहला है बर्फ, जो संचयन से आई। क्रिस्टलीकरण या संघनन, जिससे वो कठोर हुआ, ठोस पदार्थ के रूप में एक इकट्ठा खंड बना, लेकिन उसे चलना भी है, उससे आगे बढ़ना भी है, इसलिए चाहिए पुनर्क्रिस्टलीकरण। जब गर्मी के समय या अत्यधिक दबाव से जो नीचे वाली सतह है, जैसे ये नीचे वाली सतह है, वो अत्यधिक दबाव से या गर्मी के समय जब ये नीचे वाली सतह पिघल जाती है तो इसमें जल उत्पन्न होता है और छोटे छोटे बर्फ के पिंड रह जाते हैं, गोल अवस्था में बच जाते हैं। तो इनके सहारे गुरुत्वाकर्षण या दबाव के कारण ये ग्लेशियर है वो चलते हैं। तो 3 चीजें हैं: संचयन, संघनन और पुनर्क्रिस्टलीकरण। अब आते हैं हिमनद कितने टाइप के होते हैं। सामान्यतः इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है: घाटी हिमनद, पर्वतीय हिमनद या महाद्वीपीय हिमनद। घाटी हिमनद, जब ऊंचे पर्वतों पर जमा हुआ हिम नीचे ढलानों की ओर बहने लगता है तो उसे घाटी हिमनद कहते हैं। जैसे ये पर्वत है, यहाँ पर जमा हुआ है कोई बर्फ या हिम,
बर्फबारी द्वारा और वह नीचे आने लगता है तो वो हो जाएगा घाटी हिमनद। ये घाटी हो गई ना, यहाँ से भी नीचे आ गया, यहाँ से भी, तो ये हो जाता है घाटी हिमनद। पर्वतीय हिमनद, जब पर्वतीय क्षेत्र में कई हिमनद है वो पर्वतीय तलहटी में आकर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो इससे विशाल हिमनद का निर्माण होता है, जिसे पर्वतीय हिमनद कहा जाता है। जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है और ये सारे हिमनद मिल गए तो ये पर्वतीय हिमनद कहलाते हैं। महाद्वीपीय हिमनद, जब किसी क्षेत्र में इतनी अधिक बर्फबारी होती है जिससे गर्मी के दिनों में भी है वहां पर बर्फ बनी रहती है, जैसे साइबेरिया वाला क्षेत्र, अंटार्कटिका वाला क्षेत्र जहां पे सर्दी ज्यादा रहती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर घाटी हिमनद इनका जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है और संपूर्ण प्रदेश ही हिमाच्छादित रहता है, तो उसे महाद्वीपीय हिमनद कहा जाता है। हिमनद टाइप के बाद में अब आते हैं हिम रेखा या स्नो लाइन। ये ऐसी लाइन होती है जिससे ऊपर वर्ष भर हिमावरण बना रहता है, यानी बर्फ हमेशा बनी रहती है, सर्दी हो या गर्मी, उस लाइन से, उस सीमा से ऊपर हमेशा बर्फ बनी रहती है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र में ये समतल मैदान है, अब मैदानों पे बर्फ नहीं मिलती सामान्यतः, लेकिन जैसे जैसे पर्वतों में या हिमालय जैसे मान ले तो ऊपर जाते हैं तो बर्फ मिलना प्रारंभ हो जाती है। तो ये जो लाइन है, जैसे माने जैसे 2000 मीटर या 3000 मीटर की जो लाइन है, उस लाइन से ऊपर हमेशा आपको बर्फ मिलेगी, तो ऐसी स्थिति, ऐसी लाइन को बोलते हैं स्नो लाइन। यानी 2000 मीटर आप ऊपर चले जाएं, 3000 मीटर ऊपर चले जाएं तो वहां पर आपको हमेशा बर्फ मिलेगी, तो इसे बोलते हैं स्नो लाइन। अब ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, जैसे भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो वहां पर ऊंचाई पर पाई जाएगी, जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते जाएंगे स्नो लाइन नीचे आती जाती है, और ध्रुवों पर तो सतह पर भी पाई जाती है, साइबेरिया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। लेकिन अगर आप भूमध्य रेखा पर कोई पर्वत स्थित है तो वहां पर स्नो लाइन 4000 मीटर से ऊपर पाई जाती है। अगर आप हिमालय में है तो वहां पर 3000 पाई जाती है, हिमालय 30 डिग्री के आसपास है। और अगर आप यूरोप में है जहां 66.5 के आसपास डिग्री में है तो वहां पर स्नो लाइन 2000 मीटर के आसपास पाई जाती है, और उससे आगे वो सतह पर भी पाई जा सकती है, समुद्री तल पर भी पाई जाती है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो स्नो लाइन ऐसी लाइन है समुद्री सतह से जहां पर बर्फ हमेशा, उससे ऊपर जाने पर आपको हमेशा बर्फ मिलेगी। हिमनद या ग्लेशियर से कार्य, ग्लेशियर जब चलता है तो उससे द्वारा अपरदन होता है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर में बड़े बड़े बर्फ के खंड उसकी तलहटी में जब ये पिघलता है, बताया था, तो यहाँ पे बर्फ के खंड, चट्टान से टुकड़े ये जमा रहते हैं जो उसके साथ साथ चलते हैं, जिनसे सतह पर या जो आधार सतह है उस पर अपरदन कार्य होता है, और उससे साइड में भी अपरदन कार्य होता है। हिमनद अपक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपरदन करता है, यानी ऐसी चट्टानें जिनका अपक्षय नहीं हुआ है, जो स्ट्रॉन्ग है, अगर वहां पर हिमनद आ जाता है तो वो चट्टानें भी टूट जाती है, जिससे ऊंचे पर्वतीय भाग एक छोटी पहाड़ी या मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद द्वारा विशाल रूप से अपरदन किया जाता है। हिमनद है वो 3 तरह से अपरदनात्मक कार्य करता है। पहला है अपघर्षण। अपघर्षण द्वारा जब हिमनद के अंदर विद्यमान जो हिम के खंड है या चट्टाने हैं वो जब चलते हैं तो उससे द्वारा जो किनारों या घाटी की तली पर अपरदन होता है उसे कहते हैं अपघर्षण। यानी हिमनद के अंदर विद्यमान चट्टानों द्वारा सतह को काटना होता है अपघर्षण। अब उत्पाटन होता है, उत्पाटन होता है उखड़ना, शिलाओं का उखड़ना। जब हिमनद चट्टानों से नीचे उतरती है तब वो चट्टानों को अपने साथ उखाड़ कर ले जाती है, उसे कहा जाता है उत्पाटन। ये अपघर्षण हो गया। घिसना यानी घर्षण, यानी वो सतह से रगड़ रही है और उससे द्वारा वो कट रही है,
परंतु उत्पाटन यानी तोड़ना हो गया, सीधा टकराया और उस पूरे को ही तोड़ कर ले गए। जमा करना और पिघलना यानी हो गया जब ये, इसे हमने पढ़ा था, ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फ गिरी और इस संधि से अंदर, इन संधि से अंदर बर्फ जमा हो गई। अब रात के समय जम जाती है, दिन में ये पिघल जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब ये चलता रहता है और बर्फ और पानी से जो आयतन है उसमें परिवर्तन आता है, बर्फ है ना जो पानी जमने पर फैलता है और जब पिघलता है तो कम जगह में ही आ जाता है। तो इस वजह से ये जो संधियों पर दबाव पड़ता है और ये सतह टूट जाती है, फिर ये टूट जाएगी, फिर ये, तो ये एक समतल मैदान में बदल जाएगा, जो चट्टानें हैं वो टूट जाती हैं, जो संधियां है वो टूट जाती है। इस तरह अपरदन कार्य जमना और पिघलना द्वारा भी होता है। हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, इनमें पहली है भेड़ पीठ सेल या रोसमुटेन। ये देखो, जब हिमनद चलती है, तो जब ये पहाड़ी आ गई हिमनद के अंदर, समझ रहे हो, हिमनद चल रही है, ये हिमनद है, बीच में पहाड़ी आ गई कोई छोटी, तो हिमनद इससे ऊपर चढ़ेगा। जब हिमनद इससे ऊपर चढ़ता है तो उस समय जो इससे जो अंदर विद्यमान जो कंकड़ पत्थर है, जो छोटी चट्टान के टुकड़े हैं, वो इस चट्टान पर अपघर्षण का कार्य करते हैं और अपघर्षण द्वारा इसे चिकनी सतह बना देते हैं। ये पृष्ठ हो गया। परंतु जब इस पर उतरता है दूसरी साइड, तब वह तेजी से उतरता है, गुरुत्वाकर्षण के सहारे तेजी से नीचे आता है और उस समय अपघर्षण ना होकर उत्पाटन वाली क्रिया होती है और यहाँ पर ये सतह उबड़ खाबड़ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो आकृति बनती है उसे भेड़ पीठ सेल या रोसमुटेनी कहा जाता है। सेकंड है यू आकार वाली घाटी। जब नदी द्वारा बनाई गई वी आकार वाली घाटी से हिमनद गुजरता है तो वो साइड में अपघर्षण कार्य करता है। साइड में जब अपघर्षण कार्य करता है तो थोड़े समय बाद ये घाटी यू आकार वाली घाटी में बदल जाती है। लंबवत से ज्यादा ये क्षैतिज अपरदन ज्यादा करता है हिमनद द्वारा। नेक्स्ट है सर्फ। हिमनद द्वारा जब घाटी के शीर्ष भाग या पर्वत के शीर्ष भाग पर अपरदन कार्य किया जाता है तो उससे एक आराम कुर्सी नुमा आकृति का निर्माण होता है, जो अर्धवृत्ताकार आकृति भी होती है, उसे सर्फ कहा जाता है। ये बनता कैसे है, जैसा कि डायग्राम में दिया गया है, पर्वत के शीर्ष भाग पर अपरदन कार्य होता है। हालांकि ये पूर्णतः शीर्ष नहीं होता, यहाँ पर जैसे थोड़ा नीचे यहाँ पे दरार या छिद्र द्वारा बर्फ का जब अपरदन कार्य होता है तो ये फटता जाता है। थोड़े समय बाद ये ऐसी आकृति का निर्माण होता है जो जैसा कि डायग्राम में दिया गया है ये बन जाता है ऐसा। तो ये आरामदायक कुर्सीनुमा आकृति का निर्माण होता है, इसे सर्फ कहा जाता है। ये पर्वत के दोनों साइड, इस साइड से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। इसे जर्मनी में क्वार, वेल्स में पंप, स्कॉटलैंड में फोरी और फ्रांस में सर्फ कहा जाता है। जॉनसन ने सर्फ निर्माण के संबंध में बर्गशुंड सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है टॉर्न। जब सर्फ से बर्फ पिघल जाती है तो उस गर्त में एक झील का निर्माण होता है जिसे टॉर्न झील कहा जाता है। सर्फ से जो खड़ी दीवार होती है उसे शीर्ष दीवार कहा जाता है और जो क्षेत्र जो झील से आगे वाला क्षेत्र है जो थोड़ा उभरा हुआ रहता है जिससे झील का निर्माण होता है, जो पानी है वो वहां पर जमा रहता है, उसे निकास द्वार कहा जाता है। बीच वाले क्षेत्र को जिसमें पानी रहता है वो टॉर्न झील कहलाती है। नेक्स्ट है अरेट या तीक्ष्ण फटक। जब सर्प है जो दोनों दिशाओं से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों दिशाओं से
निर्माण कार्य होता है विपरीत दिशाओं से और आपस में जब मिलते हैं तो इस आकृति को संधिनुमा तीक्ष्ण आकृति को अरेट कहा जाता है। आल्पस पर्वत में ऐसे अनेक अरेट पाए जाते हैं। हॉर्न या विरिशृंग जब तीनों दिशाओं से जब सर्प का निर्माण होता है और वो आपस में मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में एक पिरामिड नुमा आकृति का निर्माण होता है। पिरामिड नुमा चोटी का निर्माण होता है पर्वत में और उसे हॉर्न या विरिशृंग कहा जाता है, जो आपको ऐसी दिखाई देती है। ये है आल्पस पर्वत में मेटर हॉर्न नाम का एक पहाड़ी है जिसका ये शिखर है जो पिरामिड नुमा आकृति में दिखाई देता है। नेक्स्ट है लटकती घाटी या हैंगिंग वैली, जिसे आसान शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं जैसे नदी होती है, ये कोई नदी है, मेन नदी है और उसमें सहायक नदियां होती है। तो इस तरह हिमनद में भी हिमनद होते हैं और सहायक हिमनद होते हैं, परंतु जितना बड़ा हिमनद होता है वह उतना ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा उतना ही ज्यादा अपर्दन करता है। तो जब हिमनद द्वारा अपर्दन कार्य होता है तो वह गहरी घाटी का निर्माण करता है, परंतु जो सहायक हिमनद होता है वो छोटा होता है, उससे द्वारा उतनी तीव्रता से उतना गहरा अपर्दन कार्य नहीं किया जाता जितना कि बड़े हिमनद द्वारा होता है। इसलिए दोनों की जो घाटी है उसमें अंतर आ जाता है। जैसे कि जो मुख्य हिमनद है उसने इतना गहरा अपर्दन कार्य किया, परंतु जो सहायक हिमनद है वो यहाँ पर ही स्थिर रह गया, तो ऊपर रह गया। जैसे मुख्य हिमनद ने 100 मीटर का अपर्दन किया मान लेते हैं और सहायक हिमनद है वो उससे 10 गुना छोटा है, तो उसने 10 मीटर का ही अपर्दन कार्य वो है अपनी घाटी में कर पाया। तो उससे 90 मीटर का जो उनकी वेप आया, जो गहराई में अंतर आया, इससे यह प्रतीत होता है कि यह हिमनद इसमें गिर रहा है लटकती घाटी पे समान, ऊपर से नीचे गिर रहा है, जबकि नदी में तो आपस में आकर मिलते हैं सीधा, और इसमें अपर्दन से द्वारा, क्योंकि मुख्य हिमनद द्वारा अपर्दन कार्य ज्यादा हो जाता है, इस वजह से यह लटकता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा, मुख्य हिमनद वी आकार वाली घाटी को यू आकार वाली घाटी में भी बदल देता है। वी आकार वाली घाटी में ऐसे हिमनद आ रहा है जिससे मुख्य हिमनद धीरे धीरे यू आकार वाली घाटी में भी बदल देता है, जिससे भी इनके मध्य जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है और जो सहायक हिमनद है वो ऊंचाई से मुख्य हिमनद में मिलता है। नेक्स्ट है पेटरनास्टर झील, तालमाला या झीलमाला। जब हिमानी चलती है तो उसके रास्ते में, ग्लेशियर के रास्ते में आने वाली चट्टानों में अंतर पाया जाता है। जैसे सॉफ्ट होती है और कई चट्टानें हार्ड होती है, जिस वजह से एक सीढ़ीनुमा आकृति का निर्माण होता है। आपको पता है हार्ड चट्टानें हैं, जो ठोस चट्टानें हैं वो उनका अपर्दन कम होता है, जबकि सॉफ्ट वाला जल्दी से फट जाता है, इसलिए एक असमान सीढ़ीनुमा आकृति पाई जाती है। और इस सीढ़ीनुमा आकृति में यहाँ पर जो संधि स्थल है वहां पर छिद्र बन जाते हैं, गड्ढे नुमा भी बन जाते हैं। जब गर्मियों में यहाँ पर संधिनुमा स्थल पर जो बर्फ जमी है वो पिघलती है तो वहां पर झील का निर्माण होता है, जिसे पेटरनास्टर झील कहा जाता है। नेक्स्ट है नुनाटक। ये होते हैं द्वीप, द्वीप समान आकृति होती है जो ग्लेशियर या हिमनद वाले क्षेत्र में उभरे हुए दिखाई देते हैं, टीले नुमा दिखाई देते हैं। फिर चलते हैं श्रृंग व पुच्छ पर। ये जब हिमनद द्वारा गमन किया जाता है तो उस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, दो कोमल चट्टानों या दो सॉफ्ट चट्टानों के मध्य में एक कठोर चट्टान आ जाती है, जिससे क्या होता है, कठोर चट्टान तो
खड़ी रहती है, लेकिन कोमल चट्टानों का है वो अपरदन कार्य जल्दी से हो जाता है। ऐसी स्थिति में जैसे इस तरह से हिमनद आ रहा है, तो ये सॉफ्ट चट्टान पूर्ण तरह अपरदन हो जाएगा, ये ऊंचाई पर बनी रहेगी और ये चट्टान है वो संरक्षण की वजह से सॉफ्ट हार्ड रॉक से विपरीत दिशा में उपस्थित होने की वजह से थोड़ी सी बची रहती है। इस प्रकार जो बड़ी चट्टान है, जो कठोर चट्टान है, जो ऊंचाई में बनी हुई है, उसे श्रृंग कहा जाता है, और जो सॉफ्ट चट्टान है जिसका अपरदन हो गया है, उसे पुच्छ कहा जाता है। यह एक महाद्वीपीय क्षेत्रों में महाद्वीपीय हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक आकृति होती है। जो बड़ा वाला हिस्सा है, कठोर चट्टान है, जो ऊंचाई पर अभी भी विद्यमान है, उसे श्रृंग कहा जाता है, और जो सॉफ्ट चट्टान है जिसका अपरदन अधिक हुआ है, उसे पुच्छ कहा जाता है। नेक्स्ट है हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक आकृतियां। हिमनद द्वारा बनने वाली निक्षेपात्मक यानी निक्षेपण से बनने वाली आकृतियां, जिसमें प्रमुख है हिमोड़। हिमोड़ होता है जब ग्लेशियर द्वारा टिल का निक्षेपण होता है। टिल यानी होता है विभिन्न प्रकार के कंकड़, पत्थर, रेत, चट्टानी टुकड़े आदि जो हिमनद द्वारा परिवहित या परिवहन किए जाते हैं, उन्हें टिल कहा जाता है। जब टिल का निक्षेप होता है तो ये चार प्रकार से होता है। पार्श्विक हिमोड़ यानी यह हिमनद घाटी की दीवार से समानांतर निर्मित होते हैं। मध्य हिमोड़ यानी हिमानीकृत घाटी से मध्य भाग में ये हिमोड़ पाए जाते हैं। तलस्थ हिमोड़ यानी घाटी से नीचे वाले क्षेत्रों में अवस्थित असमान मोटाई की परतों में ये पाए जाते हैं, तलस्थ हिमोड़। और अंतस्थ हिमोड़ या यह हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के रूप में मिलते हैं। ये लंबे होते हैं, अर्धचंद्राकार आकृति में पाए जाते हैं, इन्हें अंतस्थ हिमोड़ कहा जाता है। जैसा कि आप इस हिमनद में देख सकते हैं, इस हिमनद से पार्श्व पर ये जो हिमनद है, इससे पार्श्व पर बनने वाली ये जो पार्श्व है, इस पर इकट्ठा जो टिल है, कंकड़, पत्थर आदि है, उससे जो आकृति बन रही है, उसे पार्श्विक हिमोड़ कहा जाता है। ये भी पार्श्विक हिमोड़ है और ये वाला भी पार्श्विक हिमोड़ है। जब इनसे मध्य में ही टिल उपस्थित हो रहा है, दो हिमनदों के मध्य में जब ये उपस्थित हो रहा है, तो ये मध्यस्थ हिमोड़ है। इनसे अंत में यानी लास्ट में हो रहा है, तो ये अंतिम हिमोड़ है, जिसे अंतस्थ हिमोड़ भी कहा जाता है। तलस्थ हिमोड़ ये होता है जो तल से ऊपर उपस्थित है, तो वो तलस्थ हिमोड़ कहलाता है। नेक्स्ट है ड्रमलिन। यह उल्टे नावनुमा या अंडों की टोकरी के समान एक आकृति होती है, जिसका निर्माण छोटे टीलों के रूप में होता है, जलाश्य मृत्तिकाओं से जमाव द्वारा। इसमें जब बर्फ पिघल जाती है तो एक दलदल नुमा आकृति, इनसे मध्य दलदल भी उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है स्वयं। ये हिमनद के द्वारा निक्षेपित जो टिल है, जो कंकड़ पत्थर है, उनसे बनी एक पर्वत श्रेणी से समान आकृति होती है, जिन्हें फ्रेम कहा जाता है। सर्वप्रथम जेमिसन ने इनका नाम दिया। ये एक तरह की नदी घाटियों से पार्श्व में बने एक चबूतरे के समान भी होते हैं, या ये माने कि जो हिमनद द्वारा जो कंकड़ पत्थर ये लाए जाते हैं, तो उन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है, जिससे बनने वाली पर्वतनुमा या निक्षेपात्मक आकृति है, उसे फ्रेम कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रेटिल या क्रेटली झील। ये होती है महाद्वीपीय हिमनदों में। जब महाद्वीपीय हिमनद मैदानों में दूर हिमनद निक्षेपों द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है, हिमनद से जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है, तो उसमें जब कई बार हिमनद
पिघल जाते हैं तो वहां पर छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है, जिसे तेतली झील कहा जाता है। इसे व्रतिसा भी कहते हैं। व्रत में ही जब पानी पिघल जाता है, बर्फ पिघल जाती है, तो उससे जो पानी बनता है, उससे जो झील बनती है, उसे तेतली झील कहते हैं। आज जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनमें पहला है यू आकार की घाटियां किस प्रकार बनती है। ए है ग्लेशियर क्रिया द्वारा, बी है आइसोटेक्टिक क्रिया द्वारा, नदी क्रिया द्वारा या हवा द्वारा। आंसर होगा ए ग्लेशियर द्वारा। जब वी आकार की घाटी जो नदी द्वारा बनती है, उसमें से जब हिमनद का प्रवाह होता है तो पार्श्विक अपरदन द्वारा वी आकार की घाटी चौड़ी हो जाती है और वो है यू आकार वाली घाटी में बदल जाती है। क्वेश्चन 2 है जोलाश्व मृत्तिका का मैदान किस कार्य द्वारा निर्मित निक्षेपित तत्व है। ए है हिमनद, बी नदी, सी भूगर्भ जल या डी वायु। आंसर होगा ए हिमनद द्वारा यह मैदान बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम रेखा कहते हैं वह रेखा वह लाइन जिससे ऊपर बर्फ कभी नहीं पिघलती। बी है जहां पर बर्फ वर्ष भर रहती है। सी है यह बर्फ से बनी एक लाइन है या डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए वह लाइन जिससे ऊपर बर्फ कभी भी नहीं पिघलती, यानी ये पर्वत है, ये रेखा है, उससे ऊपर बर्फ कभी भी नहीं पिघलेगी, हमेशा यहाँ पर बर्फ विद्यमान रहेगी। नेक्स्ट है कौन से प्रक्रम द्वारा भीड़ पीठ सेल का निर्माण शेल का निर्माण होता है। ए है नदी, बी हिमनद, सी भूमिगत जल या डी पवन। आंसर होगा बी हिमनद द्वारा भेड़ पीठ शेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कल आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। स्टेटमेंट है बर्फ का संचलन वेग क्षेत्र की ढाल प्रवणता और हिमनदीय बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ता जाता है। रीजन है बर्फ की कमतर गहराई और घाटी की दीवारों और नीचे तल के साथ घर्षण के कारण किनारों पर वेग कम होता है। वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ पाने के लिए हमें टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।